हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री से हटकर आप लोगों को क्लास 10th बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आपके जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए तो यूज़फुल है ही। साथ साथ में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज इसमें जो भी बच्चे या जो भी लर्नर्स एस्पिरेंट्स हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उनको यदि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि आज हमारा टॉपिक है उसमें यदि कहीं पे भी कोई समस्या आती है या कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं है क्लियर, वो आई मेक यू श्योर कि इस वाला ये मेरा जो सेगमेंट है अभी आने वाले आज का कल का और कुछ भी वीडियोस होंगे, जो 2-3 वीडियोस होंगे उनके बाद में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में या इसको इस टॉपिक को लेकर कहीं पे भी कोई भी समस्या या संशय नहीं रह जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द आवर टॉपिक दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले इसके पार्ट्स कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स के फिर फंक्शन पढ़ेंगे हम कि फंक्शन क्या क्या करते हैं। जब हम कास्टिंग को जान जाएंगे, कास्टिंग के रोल को जान जाएंगे तो हमें वो जो मूवी है वो मूवी की जो कहानी है वो समझने में आसानी होगी। और पार्ट्स को और फंक्शन को पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ से कौन कौन से जूसेस निकलते हैं, ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, ये सब पढ़ने के बाद हम पूरा एक होल फिर मूवी जैसी चलाएंगे जिसमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे कौन सी, डाइजेशन की। फ्रॉम इंजेशन यानी कि जहाँ से हम मुंह से लेते हैं खाना, कहाँ तक, इजेशन तक जहाँ से हम इसको इजेक्ट आउट कर देते हैं एनस से। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वो जो प्रोसेस है इसमें बीच बीच में जो भी लोग सम्मिलित हैं, जिन जिन भी लोगों के रोल हैं, जिन जिन पार्ट्स के, जिन जिन ग्लैंड्स के, कोई जूस सीक्रेट कर रहा है, कोई म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, कोई सलाइवा सीक्रेट कर रहा है, एक एक चीज़ को हम समझेंगे डिटेल में और हमारा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे हम लोग कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सबसे पहले तो ह्यूमन का है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। अब हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ होता है जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहे। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं कि जैसे ऑटोट्रॉफ हो गया, एग्जाम्पल है उसका प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं कि दूसरे लोगों पर, यानी कि प्लांट्स क्या हैं कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, दे मेक देयर फूड ओन सेल्फ। ओके, और जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो क्या करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ओके, एंड फॉर देयर सर्वाइवल। यदि फूड नहीं होगा तो फूड कहाँ से लेकर आते हैं हम लोग फूड लेकर आते हैं प्लांट से। प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड हम लोग फूड खाते हैं, तो हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, हेट्रोट्रॉफ के अंतर्गत। इसके बाद जो हम और एक प्रकार का जो दूसरा, ये तो हो गया कि आप खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट हैं, और अब एक न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन होता है कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है। तो न्यूट्रिशन है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक होलोजोइक क्या होता है, ये हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक यानी कि माउथ से खाना लेना, माउथ से खाना लेना और एनस से इजेशन कर देना, यानी कि इंजेशन यानी खाना लेना और इजेशन यानी कि एनस से उसको इजेक्ट आउट कर देना। ये क्या है कि दो ओपनिंग हुई ना इसकी। तो ये देखिए हमने न्यूट्रिशन लिया जैसे, तो ये ऐसा हमारी कुछ ऐसी फूड पाइप और एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है। तो हम यहाँ से करते हैं इजेशन और यहाँ से करते हैं यहाँ से हम करते हैं इंजेशन। इंजेशन यानी कि खाने को लेना कहाँ से, मुंह से, और यहाँ से एनस से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं इजेशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को आउट कर देते हैं। तो ये हमारा जो इंजेशन और इजेशन दो जब अलग अलग जगहों से हो रहा है, यानी कि खाना लेना फिर उसको डाइजेस्ट करना और फिर उसका डाइजेशन करना है, यानी इंजेशन फॉलोड बाय डाइजेशन एंड फॉलोड बाय इजेशन। ये क्या है हमारा, ये होता है होलोजोइक। अब आपसे और कंफ्यूज करने के लिए आपको एक आ सकता है सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक जो होता है न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक वो क्या होता है, वो मशरूम और फंजाई वगैरह लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक डेड ऑर्गेनिज्म डला हुआ है, ये डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड आपका प्लांट मटेरियल कुछ भी है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि यहाँ पर क्या होगा कि पहले इंजेशन देन डाइजेशन एंड देन इजेशन। यहाँ क्या होगा कि पहले आपका हो जाएगा, ये आया एक मशरूम, ये क्या है, फंजाई है, ठीक है, यहाँ एक डेड कुछ ऑर्गेनिज्म या डेड कुछ प्लांट का मटेरियल मिला है। तो इसने क्या किया कि पहले यहाँ डाइजेस्टिव जूस छोड़ दिए,
डाइजेस्टिव जूस यानी कि वॉमिटिंग कर दी, जैसे हम लोग जाएं और यहाँ पर वॉमिटिंग कर दें, वॉमिटिंग से हम क्या निकालेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस। तो इसने यहाँ डाइजेस्टिव जूस को निकाला, इन्होंने इसको कर दिया डिकम्पोज। डिकम्पोज यानी कि ये जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब इनको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया किसने, इनके डाइजेस्टिव जूस ने, तो पहले इसका हो गया क्या, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, यही तो होता है ना कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको सिंपल में करना है कन्वर्ट और उससे कुछ एब्जॉर्ब करना है, तो ये कर दिया पहले। अब जब डाइजेस्ट हो गया है फूड तब वो क्या करेंगे, इसका इंजेक्शन करेंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा, और एक होता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा क्या करता है हमारा कि हाइड्रा हमारा जैसे ये था ना, ये ह्यूमन बीइंग है, और अब यहाँ पर ये जो हम बना रहे हैं ये होता है हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम की, यहाँ से ही इंजेक्शन करता है और एक ही जगह से, यानी कि सेम ओपनिंग रहती है उसकी, एक ही ओपनिंग रहती है, सेम एंड ओनली वन ओपनिंग रहती है, यहीं से करता है वो इंजेक्शन और यहीं से करता है वो इजेक्शन, ठीक है। एक ओपनिंग रहती है और अपने पास क्या, दो ओपनिंग है, पहली और दूसरी, तो ये अंतर है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हाइड्रा की बात। कोई भी आपसे पूछ ले कि एक ओपनिंग वाला ऑर्गेनिज्म कौन है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जिसकी एक ओपनिंग रहती है, सिंगल ओपनिंग वाला, तो वो हमारा हो जाता है हाइड्रा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो भागों में बटा हुआ है। पहली है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, और दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल्स को पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को, और इन दोनों को पढ़ने के बाद एक बार पूरी प्रोसेस को जान लेंगे, ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो देखिए ये क्या रहती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, क्या है कि इसमें बकल कैविटी भी आती है हमारी, ये दांत वगैरह, ये ओरल कैविटी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये फूड पाइप जो लेकर जा रहा है अंदर, ये आता है, स्टमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, ये सब आता है, ठीक है। एनस, एनल कैनाल एंड एनस एंड रेक्टम, ये सब आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी क्या है, ये है हमारी मसल से बनी हुई, यानी कि मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब। आप भी नोट्स बनाते जाइए साथ में, मस्कुलर ट्यूब है जो कि 9 mm की है, ये आता नहीं है वैसे, फैक्चुअल एग्जाम्स में आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल कितनी की होती है, तो आप 9 मीटर कर सकते हैं यहाँ पर, 9 मिलीमीटर नहीं 9 मीटर है यहाँ पर, 9 मीटर की होती है हमारी, ठीक। क्योंकि ये सिकुड़ी रहती है इस कारण से, 9 मीटर कितना बड़ा लेंथ होता है, लेकिन ये सिकुड़ी हुई रहती है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में सिकुड़ी है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में सिकुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब हमारा ये हो जाता है तो अब इसके बाद ये क्या है, इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, माउथ से लेकर, माउथ हमारा ये माउथ क्या है, माउथ है हमारे शरीर की एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग। अब एंटीरियर ओपनिंग क्या है भाई, एंटीरियर ओपनिंग यानी कि कोई भी ओपनिंग जो जिस चीज में जहाँ हमें जाना है, जिस चीज में हमें जहाँ जाना है उसके बाहर तरफ को वो हो ओपनिंग, कहाँ हो, बाहर तरफ को, उसके अंदर जाकर हम वो चीज़ मिल रही हो हमें। देखिए एग्जाम्पल समझिए, ये है आपका, ये हमने आपका ऐसा बना दिया, ये हो गया आपके लिप्स, तो अभी ये अंदर को जाती हुई ओपनिंग दिख रही है ना, हमारा फेस बाहर है, और माउथ जहाँ हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं, तो ये क्या अंदर जाती हुई ओपनिंग दिख रही है ना, तो अंदर जाने वाली ओपनिंग को हम कहेंगे एंटीरियर ओपनिंग। और जो हमारा एनस होता है, एनस क्या होता है हमारा, जहाँ से हम इजेक्शन करते हैं, तो ये देखिए ये जो ओपनिंग है ये हमारी बाहर की तरफ आती हुई है, तो ये हमारी है एक्सटीरियर ओपनिंग, कहाँ पर, एनस में, एक्सटीरियर ओपनिंग एट एनस, ठीक। इंटीरियर और एक्सटीरियर ओपनिंग में आपको अंदर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे और पढ़ते हैं हमारा पहला पार्ट जिसका नाम है बक्कल कैविटी, जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक। देखो बकल कैविटी पहला हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल का, बकल कैविटी, ठीक है। अभी जो बकल कैविटी होती है
हम आपको फिर से वही मुंह बना देते हैं। ये देखिए, ये हमने नाक वाक बना दी, ये हमने बना दिया आपके लिप्स, ये अंदर तरफ। अब यहाँ से आपकी बकल कैविटी शुरू हो गई है, ठीक है। अब बकल कैविटी जब शुरू हो गई है तो यहाँ पर बकल कैविटी के होते हैं, इसको हम बकल कैविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आपसे कोई पूछे कि बकल कैविटी होती कहाँ है, तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि जो हमारे माउथ के पीछे, यानी कि स्पेस बिहाइंड माउथ इज नोन एज बकल कैविटी। ओके, इसके बाद अब बकल कैविटी के होते हैं दो हिस्से। पहला होता है हमारा वेस्टिब्यूल और दूसरा होता है हमारा ओरल कैविटी। ठीक, तो वेस्टिब्यूल हमारा वो पोर्शन है कि जब हम लोग करते हैं सुबह से मंजन, रुक जाइए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये एक ब्रश लेकर आए हम, जब सुबह से हम वो मंजन करते हैं तो जब हम दांतों को ऐसा दबा लेते हैं ना, देखिए हमने दबाया ऐसा। अब दबाने के बाद ये ब्रश जिन जिन जगहों तक पहुंच रहा है, ठीक है, दबाने दांत को ऐसे दबाने के बाद, ऐसे दबाने के बाद जहां जहां भी ब्रश पहुंच रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेस्टिब्यूल। और उसके पीछे का जितना पोर्शन है, आप दांत को खोल लीजिए, उसके अलावा मुंह में जितना भी पोर्शन है उसको हम कहेंगे ओरल कैविटी। ठीक, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। स्पेस बिहाइंड टीथ हो गया हमारा ये, और स्पेस जो आगे का टीथ के है, ठीक है, स्पेस बिफोर द टीथ, ये हो गया हमारा क्या, वेस्टिब्यूल। ठीक है, चीक्स और टीथ के बीच में, हाँ, स्पेस बिटवीन चीक्स, ये अच्छा है, चीक्स और टीथ के बीच का जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे वेस्टिब्यूल, और बिहाइंड द टीथ हो गया हमारा ओरल कैविटी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे कि अब इसमें क्या रहता है हमारा। अब जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में अब आपके आती हैं तीन चीजें। पहला है पैलेट, एक एक करते हम समझते जाएंगे, घबराना नहीं है हमने। दूसरा क्या है, दूसरा है टंग, और तीसरा है टीथ। ठीक है, तो पैलेट क्या है भाई, पैलेट है हमारा, अपनी जीभ उठाइए और ऊपर की तरफ जो ऊपर रूफ है मुंह की, ओरल कैविटी की ऊपर जो रूफ बनी है, कड़ी कड़ी हार्ड, ठीक है, दिखी, मतलब दिखी क्या महसूस की, ये जो ऊपर हार्ड फील हो रहा है ना हमको, तो हार्ड रूफ ऑफ बकल कैविटी, हार्ड रूफ ऑफ बकल कैविटी इज नोन एज पैलेट। इसका फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन भी साथ साथ में देखते चलते हैं। फंक्शन इसका ये है कि जब हम सलाइवा मिक्स होता है, हमने खाना खाया, खाने को किया ग्राइंड, कहाँ से, दांतों से, करेंगे अभी आगे, दांतों से किया ग्राइंड, और ग्राइंड करने के बाद वो क्या हो गया कि उसमें आया, यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं और यहाँ होते हैं। ठीक, पढ़ेंगे अभी। तो सलाइवरी ग्लैंड से आया सलाइवा, उसने फूड पार्टिकल्स जो छोटे छोटे हो चुके हैं, ग्राइंडेड हो चुके हैं, उनमें मिला, वो मिलके उसने उनको लुब्रिकेटेड कर दिया। लुब्रिकेटेड करने के बाद जो पोर्शन बना उसको हम कहेंगे बोलस। फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा इज नोन एज बोलस। ठीक है, बोलस हो जाता है लुब्रिकेटेड। अब यदि ये लुब्रिकेटेड हो जाएगा तो क्या होगा कि उसने आके पहले लुब्रिकेटेड कर दिया, पर्याप्त मात्रा में, अभी ग्राइंडिंग नहीं हो पाई है, तो क्या होगा कि जो स्टार्च का 30% ऑफ डाइजेशन हमारे यहाँ पर माउथ में ही हो जाता है, बकल कैविटी में ही हो जाता है, वो नहीं हो पाता। इसके लिए जो पैलेट है हमारा, पैलेट क्या करता है कि उसको प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन, हार्ड सरफेस से फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि वो जल्दी से नीचे ना जाकर यहीं पर ऊपर फंसा रहता है, ऊपर नीचे जीभ से, फिर हम जीभ से पीछे ढकेल कर ऐसे करके फिर खाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है, हमारा पैलेट, इसका काम ये हो गया, ऊपर की जो हार्ड रूफ है, कहाँ की, बकल कैविटी की। अब ये जो बकल के पैलेट होता है, ये आगे से तो हार्ड रहता है, लेकिन जैसे ही जैसे पीछे जाता है ये होता जाता है सॉफ्ट, और जब बिल्कुल पीछे चला जाता है तो आप देखेंगे कि वहां पर एक कोई ऐसा, ये देखिए, यदि हमने आपका ऐसा बनाया, ये हमने बनाया आपका पैलेट। ठीक है, अरे यार,
ये हमने बनाया आपका पैलेट जो कि हार्ड रूप, पीछे जाकर हो गई ये सॉफ्ट, और फिर ये आपका यहाँ पर ये हो गया। ये जो आपको दिखता है जिसको हम कहते हैं गले का कौवा, और ये है हमारी टंग, ठीक है, टंग। और ये जो गले का कौवा है इसको हम कहते हैं यूवुला, 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 ठीक। यूवुला का काम क्या है? यूवुला का काम ये है कि यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये नाक की दीवार यानी कि नॉस्ट्रल्स, ये हमारी नेजल कैविटी, जहाँ से आ रही हवा, नेजल कैविटी, ये है इसके पैलेट के नीचे हमारा बकल कैविटी। तो आप पैलेट को ऐसा भी कह सकते हैं कि पैलेट एक हमारा सेपरेशन बाउंड्री है, कहाँ की? नेजल कैविटी और बकल कैविटी के बीच में। नेजल से आ रही हवा, बकल से आ रहा है खाना, ठीक। तो ये हमारा जो ये है बगल कैविटी से खाना आया ऐसा, तो ये ऐसे यहाँ न चला जाए, ठीक, यहाँ ना चला जाए हवा वाली जगह में, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे दांत बने हैं, ये दांत दे, ये दांत, यहाँ एक नीचे ये जाकर ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये हो गया हमारा फूड पाइप जहाँ से जा रहा है खाना, ये हो गया हमारा विंड पाइप जहाँ से आ रहा है हवा, और यहाँ लगा रहता है एक ढक्कन, जिस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। आपकी बुक में होगा, हम आपको केवल समझा रहे हैं कि किसका क्या क्या काम है। यहाँ एक एपिग्लॉटिस होता है, ये क्या करता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमसे कहता है व्यक्ति कि बोलना नहीं चाहिए खाना खाते समय। क्यों? क्योंकि यदि हम बोलेंगे, मान लो कि खाना आया ये पार्टिकल और ये ढक्कन नहीं लग पाया, तो क्या होगा कि ये ऐसा यहाँ चला जाएगा, और जैसे ही फिर यहाँ गया तो ट्रैकिया में चला जाएगा, वहाँ क्या मिलेगा आपको, लंग्स में चला जाएगा और फांद लग जाएगा, आप खांसने लगोगे, दिक्कत हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है कई बार। तो डर गए क्या? नहीं करना है ऐसा, ठीक। फिर वहाँ से ये एपिग्लॉटिस हो जाता है बंद, एपिग्लॉटिस जब बंद हो गया तो खाना चला जाएगा ऐसा, और चूंकि खाना यहाँ ना आ जाए इस कारण से यूवुला नीचे आ जाता है, जिसका है गले के कौवे। मतलब एक एक चीज का आप देख रहे हैं ना, फंक्शन है यहाँ पर। तो ये यूवुला का काम ये है कि खाना यहाँ ना आ जाए, ठीक, टू सेव फूड फ्रॉम रीचिंग द नेजल कैविटी, ओके, नेजल कैविटी में ना आ जाए। अब आप लोगों को एक बार सोचा होगा, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, कि अब आप कहोगे कि यार चलो ठीक है यूवुला है, ठीक है, तो यूवुला ने खाना तो बचा लिया, लेकिन कई बार जब हम लोग थम्स अप पीते हैं तो थम्स अप की जो डकार है वो नाक से क्यों निकलती है? वो इसलिए निकलती है कि मान लीजिए कि यहाँ से तो गया, यहाँ से जा रहा है, हमने लिक्विड लिया, अब उसकी लिक्विड का वो डाइजेस्ट होके या अंदर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ तक आई, वो यहाँ से नहीं आ रही है, लंग्स से नहीं आ रही है कि हम सोचेंगे यार हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हवा यहाँ से आती है, तो यहाँ से नहीं आ रही है, वो गैस आ रही है नीचे से, कहाँ? डाइजेस्ट होकर। अब चूंकि जब आ रही है डाइजेस्ट होकर और हल्की है वो चीज़, तो हल्की चीज़ को ये नहीं रोक पाएगा भाई यूवुला, ये रोक पाएगा केवल भारी भारी चीज़ों को। तो गैस क्या करेगी कि गैस कर जाएगी इसको एस्केप, इसकी बाउंड्री को, और एस्केप करने के बाद यहाँ नाक से निकलेगी, जिसको हम कहेंगे थम्स अप वाली डकार या लिम्का वाली डकार, ठीक। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, बकल कैविटी हो गई हमारी, डकार, यूवुला भी हो गया, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हमने आपको वेस्टिब्यूल भी बता दिया, एपिग्लॉटिस भी बता दिया, पैलेट के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं इसके आगे, जो तीसरा हमारा वो है टीथ, ठीक। टीथ भी बड़े इंटरेस्टिंग है यार, टीथ के बारे में पढ़ते हैं। TEETH, टीथ। सबसे पहली बात तो डियर लर्नर्स, हम लोग क्या है? हेट्रोडोंट आ सकता है आपके एग्जाम में कि हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट का अर्थ क्या होता है? हेट्रोडेंट का अर्थ होता है, डोंट माने होता है दांत, और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत मौजूद हैं, जिस कारण से हम लोग हेट्रोडोंट कहलाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से दांत मौजूद हैं। पहली बात तो ये देखो, ये खूंटा जैसा, जिसको हम कहते हैं कैनाइन, हिंदी में इसको खूंटा ही कहते हैं, ठीक। ये होता है हमारा, ऐसे दिखते हैं आगे वाले दो, ठीक। इनको हम कहते हैं इंसीजर्स, ठीक। क्यों? ये आगे कैंची जैसे दिख रहे हैं ना, इस कारण से हम इनको इंसीजर्स कहते हैं। आगे के दो, नीचे के दो, ऐसे कुछ। इसके बाद ये हो गया हमारा प्रीमोलर, और ये हो गया हमारा मोलर, लास्ट वाला। ये तो मैंने दिल बना दिया यार ऐसा दांत थोड़ी होता है,
ऐसा, ठीक। ये हो गया हमारा मोलर यानी कि बड़ी वाली दांत, और ये हो गया हमारा प्री मोलर जो मोलर से पहले मिलता है, छोटी वाली दांत, ठीक है। तो कुछ हमारे रहते हैं दूध के, कुछ रहते हैं हमारे स्थायी दांत जिनको हम कहते हैं मिल्क टीथ या इमेच्योर टीथ, और अगले वाले को हम कहते हैं क्या, आपका सेकेंडरी या एडल्ट टीथ, ठीक है, टेम्परेरी टीथ कहते हैं। तो एक होते हैं हमारे टेम्परेरी टीथ, टेम्पोरेरी टीथ, और एक को कहते हैं हम क्या, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। जो टेम्परेरी टीथ हैं वो हमारे 6 साल की उम्र तक, 6 ईयर की उम्र तक आके निकल लेते हैं, इन्हें निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हमारे, ये जो है ये 13 की एज में, एज 13 की एज में आ जाते हैं 28, और बाय 25 और 24 या 26 ऐसी उम्र में आ जाते हैं हमारे पास कितने, 32। अब कैसे आते हैं, इनको हम क्या क्या नाम देते हैं, और आपके पास आपके एग्जाम में इनकी कोडिंग आ सकती है, कैसी कोडिंग बताते हैं। तो देखो, जब हम रहते हैं बच्चे मन के सच्चे, तो हमारे पास आते हैं दूध के दांत। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं वो हम आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं कि उनमें से कौन कौन आते हैं। तो बनाते हैं उनकी जॉ लाइन बच्चों की। तो देखिए दांत तो हमारे ऐसे फिट रहते हैं यहाँ पर कि ये देखो, ये हो गई हमारी जॉ, ठीक है, ये हो गई हमारी जॉ बोन। ऐसे दांतों की फिटिंग बता रहा हूँ मैं आपको कैसे फिट रहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है सॉकेट, ये हो गई हमारा जॉ बोन, ये हो गया हमारा जॉ बोन का सॉकेट, ठीक। अब यहाँ आया एक दांत और ऐसा आकर फिट हो गया, ठीक। अब ऐसा आकर जब ये फिट हो गया तो यहाँ और यहाँ लगी रहती हैं इसके दांतों के बगल में, और सॉकेट और दांत जहाँ होते हैं फिट, उस बीच में रहते हैं मसल्स, उसमें रहती हैं ब्लड नर्व्स, जिससे होती है खून की सप्लाई। तो ये है हमारी नर्व्स जो देंगी आपको ब्लड कैपिलरीज कह सकता हूँ, इनको नर्व्स नहीं कहूँगा। ब्लड कैपिलरीज रहती है यहाँ पर, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरीज क्या है। ब्लड कैपिलरीज रहेंगी जो क्या करेंगी, खून की सप्लाई करेंगी, सप्लाईज दी ब्लड। डन। अब खून की सप्लाई हो गई तो इसको हम कहेंगे क्या, इस चीज को हम कहेंगे, यहाँ पर एक और जो लेयर रहती है जो शायद हमारे मनुष्य की सबसे हार्डेस्ट लेयर रहती है इसके दांतों के चारों तरफ ऐसी, जिसको हम कहेंगे क्या, एनामल, जो क्या करेगी, हार्डेस्ट लेयर रहती है हमारे उसकी, जो कि सॉल्ट्स की बनी रहती है, ठीक है। 99% रहता है इसमें सॉल्ट्स, ठीक। और ये हो गया हमारा सॉकेट, इस पार्ट को हम कहेंगे नेक, और इसको हम कहेंगे क्राउन, ठीक। दांत का ऊपर वाला क्राउन, यहाँ नीचे वाला नेक। मैं आपको नेमिंग बता रहा हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडिंग इंपॉर्टेंट है, वहाँ चलते हैं आप सीधे, ठीक। तो देखो भैया, ये है हमारे बच्चे की जॉ लाइन, ये एक ऐसी जॉ लाइन, एक ये ऐसी जॉ लाइन, ऊपर और नीचे। अब यहाँ दांत कैसे आते हैं उसके, तो देखो क्या होता है कि 4 तो आते हैं ऊपर इंसीजर, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यानी कि आगे के 4 दांत जो आते हैं दूध के दांत, उनको हम कहेंगे इंसीजर। तो 4 आ गए आपके पास इंसीजर इक्वल्स टू 4। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिल्क टीथ हियर, ओके। इसके बाद एक एक रहता है आपका कैनाइन, 1 2 1 2। आप ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा और ऐसा, आपको कोडिंग यहाँ से लेनी है इस पोर्शन की, यानी कि किसी भी जॉ की अपर हाफ या लोअर हाफ के जॉ की आधी साइड को आप लेंगे, हाफ लोअर हाफ या हाफ अपर हाफ की जो कोडिंग है वही कोडिंग आपसे पूछी जाएगी, जो आप रटते हैं, रटना नहीं है। इनके पास भाई प्री मोलर नहीं होते हैं, इनके पास कैनाइन, तो देखो कितने हो गए इनके पास, ऊपर तो 8 हो गए कैनाइन, आई एम सॉरी आई हैव रिटन 4 हियर, तो 8 कैनाइन हो गए, और अरे यार सॉरी, इंसीजर 8 हो गए, और कैनाइन हो गए 2 और 2 4 हो गए कैनाइन, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जब आगे जाएंगे, मिटा ही देता हूँ बता, नहीं तो लोग कहेंगे बोर्ड में 8 और 4 हो गए। इसके बाद इनके पास प्री मोलर नहीं होते हैं, तो प्री मोलर मैं कर देता हूँ 0।
अब आते हैं हम लोग मोलर में। ठीक, तो मोलर इनके रहते हैं 1 2 1 2 1 2 और 1 2, यानी कि ये हमारे दूध के दांत हो गए। कितने होते हैं भाई, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने आए, 20। तो दूध के दांत मैक्सिमम हो सकते हैं 20 मैक्सिमम। ठीक, इनकी कोडिंग क्या होती है, कोडिंग के लिए हमें क्या करना है, इतना पोर्शन लेना है, यानी कि अपर हाफ लोअर हाफ का दायां या बायां कोई भी साइड ले लो, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो उसमें जो आपको दांतों की कोडिंग दिख रही है वो आपको यहाँ लिख देना है। दांतों की कोडिंग करनी कैसे है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अब इसके नीचे लिख देते हैं हम लोग। इंसीजर कितने हैं इस जगह में, 1 2 2। कैनाइन कितना है, 1 1। प्री मोलर कितने हैं, 0 एंड मोलर कितने हैं, 2। तो ये हो गया हमारा मिल्क टीथ का कोड, जो कि आपके एमसीक्यू में आता है। और फिर उस समय में व्यक्ति गिनता रहता है अपने दांत वहाँ पे बैठ के। तो दांत नहीं गिनना है, इसलिए हमने आपको पहले पढ़ा दिया। वैसे गिन भी सकते हो, लेकिन मान लो कि यदि दूध के दांत पूछ लिए गए, आप की एज है कि आपके पास टेम्परेरी टीथ है, और आपसे पूछ लिया गया मिल्क टीथ की कोड, तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। अब हम बनाते हैं थोड़ी सी बड़ी जॉ लाइन। किसकी जॉ लाइन है ये हमारी टेम्परेरी, यानी कि मेरी आपकी। आप यदि क्लास 10th में तो आपकी भी जॉ लाइन। तो देखो इनके पास क्या रहते हैं, इनके पास रहते हैं 4 इंसीजर ऊपर 4 इंसीजर नीचे। सेम कहानी है, काटने वाला हो गए 4 इंसीजर। ठीक, इसके बाद एक एक कैनाइन इनके पास भी रहता है, एक एक एक। अपने दांत में मिलाते जाना, ऐसा है कि नहीं है, हम कहीं पागल तो नहीं बना रहे आपको। अब आते हैं हम लोग प्री मोलर में। तो भैया इनके पास प्री मोलर होते हैं। ठीक, प्री मोलर कैसे रहते हैं इनके पास, प्री मोलर कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टेम्परेरी टीथ की यदि हम बात करें तो इंसीजर हो इनके पास भी 8, कैनाइन इनके पास भी 4, प्री मोलर इनके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक, और फाइनली अपन लोग चलते हैं मोलर में। तो मोलर का क्या रहता है सीन, मोलर में 1 2, ये हो गई कहानी 13 ईयर्स तक की। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक, क्या है, ये हो गई कहानी 13 ईयर्स तक की। लेकिन जब हमारी अक्कल डांड निकल आती है, जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ, तो ये हमारा 25 की एज में ये हो जाता है। ठीक, ये था 13 साल की उम्र में, और अभी ये हो गया हमारा कब, जब हम हो गए 25 साल के। ठीक, तो हमारे पास मोलर कितने आ गए, 3 3 दूनी 6 3 3 9 और 3 चौको 12 मोलर आ गए हमारे पास। अब इसकी कोडिंग कर देते हैं। तो टेम्परेरी टीथ की जब हम कोडिंग करेंगे तो इंसीजर कितने हमें लेना है, ये पोर्शन। ठीक, इनकी कर देते हैं। तो कितने इंसीजर, 2 इंसीजर। कितने कैनाइन, 1 कैनाइन। कितने प्री मोलर, 2 प्री मोलर। और कितनी अक्कल डांड, यानी कि कितनी अक्कल डांड तो एक ही है, कितने मोलर, 3 मोलर। तो ये हो गया हमारा टेम्परेरी टीथ का कोडिंग। ये हो गया हमारा उसका मिल्क टीथ का कोडिंग। 2102 और 2123। ठीक, ये हो गया हमारे टीथ के बारे में पूरी जानकारी आपके पास हमने साझा की आपसे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसके बारे में हम बात करेंगे टंग के बारे में और फेरिंग्स के बारे में भी। ठीक है, थैंक यू।